बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज। हमें एक कंसीडर कर रहे हैं एक लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज, बहुत लॉन्ग लाइन, इन्फिनिटी जितनी लॉन्ग लाइन आप ले लो, ठीक है। उस लाइन की वजह से, उस लाइन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। इस लाइन ऑफ चार्ज के पास एक पॉइंट P है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। अब ये देखें, इस डायग्राम में हमारे पास ये Z लाइन है, Z एक्सिस के लॉन्ग एक लाइन है। ये लाइन, इस पे पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इस पूरी लाइन पे पॉजिटिव चार्ज है। इसके सामने एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है, ठीक है। ये पॉइंट P Z एक्सिस से परपेंडिकुलर है, और दूसरी बात, इनके दोनों के दरमियान पॉइंट का और लाइन का जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो हम Y से शो कर रहे हैं, ठीक है। ये सेंटर ऑफ लाइन है, O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका P पॉइंट से जो फासला है उसको हमने Y से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक। अब इस पूरी लाइन पे क्योंकि चार्ज सेम है, सेम डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए हम पहले एक पोर्शन सेलेक्ट कर लेंगे। हम एक छोटा पोर्शन DZ ले रहे हैं। ये पोर्शन जो इतना सा पोर्शन दिखा रहे हैं, ये जो डॉटेड लाइन में लिखा गया है, ठीक है। ये पोर्शन को हम का नाम दे रहे हैं DZ। इस पोर्शन की वजह से जितना ये DZ है, इसी तरह इतने ही इक्वल डिस्टेंस पे DZ हम नीचे ले रहे हैं, ठीक है। दोनों इक्वल डिस्टेंस पे DZ ले रहे हैं। इस DZ की वजह से, यानी इतनी अमाउंट ऑफ चार्ज की वजह से जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं, उसका P पे कितना असर है या उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, हम पहले वो मालूम करेंगे। फिर इसको पूरी लाइन के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। इस वजह से पहले स्मॉल पोर्शन के लिए DZ के लिए मालूम करेंगे, इस पोर्शन के लिए DZ के लिए मालूम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और फिर उसको P पॉइंट तक मालूम कर लेंगे। इस पोर्शन में, इस DZ पोर्शन में जितने चार्ज हैं हम उसको DQ से रिप्रेजेंट करेंगे। हमें यहाँ पे चार्ज डेंसिटी गिवन है, चार्ज गिवन नहीं है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी गिवन है, चार्ज की वैल्यू DQ गिवन नहीं है। हम वो मालूम करेंगे खुद फार्मूला लगा के, राइट। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये चार्ज डेंसिटी हमारे पास, चार्ज डेंसिटी क्योंकि ये लेंथ है इसलिए चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। सो लैम्डा इज इक्वल टू DQ ओवर DZ, राइट। लैम्डा हमारे पास इक्वल है DQ ओवर DZ के। हमें क्योंकि चार्ज चाहिए तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, DQ इज इक्वल टू लैम्डा DZ, राइट। चार्ज की वैल्यू यहाँ पे होगी DQ इज इक्वल टू लैम्डा DZ। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला, जो हमारे पास जनरल फार्मूला है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर R², हम उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, ये हमारे पास था DQ ओवर R, यानी आप DQ लिख लो या Q लिख लो, Q ओवर R²। तो यहाँ पे हम स्मॉल पोर्शन DQ के लिए ले रहे हैं, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे DQ ओवर R²। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, DQ की वैल्यू लैम्डा DZ, DQ की जगह पुट कर देंगे लैम्डा DZ। लेकिन हमारे पास R भी नहीं है, R की वैल्यू भी हमें मालूम करनी पड़ेगी, राइट। Q की वैल्यू भी हमने मालूम की है, अब हम R की वैल्यू भी मालूम करेंगे। R डायग्राम में देखें,
इस डायग्राम में। आर ये गिवन है हमें, ये आर डिस्टेंस है डी पॉइंट से, डी जेड पॉइंट से पी पॉइंट तक, ये डिस्टेंस आर है हमारे पास। तो आर की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, हमें तो वाई की वैल्यू गिवन है और जेड की वैल्यू गिवन है। तो आपको याद होगा, आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था 9th क्लास में, 10th में भी है। तो उसमें आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मैथ्स में भी है। पाइथागोरस थ्योरम में मसला फिसागोरस उसको कहते थे, और है ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या दूसरे अल्फाज में अभी इसको जनरल फार्मूले में होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप उर्दू में देखें तो उर्दू में हम इसको कहते हैं मसला फिसागोरस, और वो इक्वल होता है वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद का स्क्वायर प्लस कायदे का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वो फार्मूला हम लगा के आर की वैल्यू मालूम कर लेंगे। ठीक, हम अभी यही वाला फार्मूला लगाएंगे और आर की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद का स्क्वायर प्लस कायदे का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। यहाँ से आर की वैल्यू निकाली हमने। ठीक है, अब इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी जेड, यानी क्यू की वैल्यू पुट कर दी और आर की भी वैल्यू पुट कर दी, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से आपको देख रहे हो आप कि आर के पास दो हिस्से हैं, एक वाई हिस्सा और एक जेड हिस्सा। ठीक है, दो हिस्से हैं, हम उसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे, यानी हम उसके पार्ट्स में उसको रिजॉल्व कर लेंगे। दो पार्ट बने, एक वाई वाला हिस्सा, वाई हम ले रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, यानी अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आएगा उसका पार्ट डी ई कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट में उसका पार्ट आएगा डी ई साइन थीटा। ठीक है, इसके दो हिस्से बना लेते हैं। किसी भी जैसे वेक्टर हम ए के दो हिस्से बना देते, ए एक्स और ए वाई, यानी ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। तो साइन थीटा वाला हिस्सा हमारे पास है डी जेड और कॉस थीटा वाला हिस्सा हमारे पास है डी वाई। अब यही दो कंपोनेंट हमारे पास अलोंग जेड एक्सिस कंपोनेंट है -इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, यानी ये जो लाइन हमने ली है वो इतनी लंबी है, हमने सपोज की हुई है कि बहुत ही लंबी है, -इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो इसके वाई कंपोनेंट कितने होंगे? वाई कंपोनेंट मीन इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस है ना, लेकिन है ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ से कहाँ तक है? -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। और साइन कंपोनेंट ये भी हमारे पास इन्फिनिटी तक ही है, लेकिन ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जितने कंपोनेंट जेड के अलोंग मतलब साइन कंपोनेंट हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में है, उसी तरह उतने ही हमारे पास कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन वाले कैंसिल कर देंगे डाउनवर्ड वाले डायरेक्शन को कंपोनेंट्स को। इस तरह हमारे पास साइन कंपोनेंट जो है ख़त्म हो जाएंगे। राइट, हमारे पास सिर्फ कौन से रह जाएंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो अलोंग वाई एक्सिस होंगे। ठीक है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह जाएंगे जो अलोंग वाई एक्सिस होंगे। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस जो हमने लिए हुए हैं वो हमारे पास रह जाएंगे। बाकी हमारे पास कंपोनेंट साइन कंपोनेंट ख़त्म हो जाएंगे, कॉस कंपोनेंट रह जाएंगे और साइन कंपोनेंट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, इस वजह से वो ख़त्म हो जाएंगे। अब हमें सिर्फ कॉस कंपोनेंट को देखना होगा। कॉस कंपोनेंट हम पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए भी लेंगे और नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए भी। 0 से हम लेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और सेम इसी तरह 0 से हम लेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी की तरह। अब
हमारे पास कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हमें लेने हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लेने हैं। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर रहे, जितना नीचे उसका इफेक्ट है उतना ही लाइन से नीचे जितना इफेक्ट है उतना ही लाइन के ऊपर इफेक्ट है। हॉरिजॉन्टल है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते बल्कि इन्हांस कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन नीचे वाला पोर्शन, लाइन के नीचे वाले पोर्शन और लाइन के ऊपर वाला पोर्शन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए हम उन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। यानी माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक हमारे पास एक इफेक्ट हो जाएगा, फिर ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी तक दूसरा इफेक्ट हो जाएगा। अगर डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगी पॉइंट, तो आप ये देखें डायग्राम में, ये देखें इस जीरो सेंट्रल लाइन से ज़ीरो से लेकर जेड तक जितना इसका असर है उतना ही ज़ीरो से लेकर नीचे तक उसका इफेक्ट है अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। देखें वाई के अलोंग साथ साथ देखते जाए, जितना असर इसका इधर होगा उतना ही उस असर उधर होगा। तो कहते हैं क्योंकि इफेक्ट इनके सेम है तो इसलिए हम ज़ीरो से जेड पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे और उसको फिर डबल कर लेंगे, ठीक है। ऊपर वाले पोर्शन के लिए कैलकुलेट की, उसको ही हमने जमा कर देंगे और नीचे वाले पोर्शन के लिए भी आ जाएगी। ज़ीरो से माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बजाय हम कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक किया एक पोर्शन, प्लस कर देंगे ज़ीरो से इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक दो पोर्शन। क्योंकि इफेक्ट सेम है इसलिए हम लिख सकते हैं ज़ीरो टू इन्फिनिटी। अब हम इसको करेंगे, यहाँ से देखें आप, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मीन ज़ीरो टू इन्फिनिटी टू टाइम्स, ठीक है। यानी हम इसको डबल टाइम कर देंगे, ज़ीरो टू इन्फिनिटी कर देंगे। यही हमने रूल यहाँ पे अप्लाई किया है। वाई के माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो कंपोनेंट थे उसको लिख दिया टू कॉस कंपोनेंट, ठीक है, डबल ऑफ कॉस कंपोनेंट फ्रॉम ज़ीरो टू प्लस इन्फिनिटी। अब यही कंपोनेंट की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में। अब E इज इक्वल टू जेड ज़ीरो टू इन्फिनिटी कॉस 1/4πε0, ये क्यू की वैल्यू है और नीचे आर की वैल्यू है। इंटीग्रेशन आ गई क्योंकि हमें कंप्लीट लाइन की ले रहे हैं, पहले हम सिर्फ पोर्शन डी जेड पोर्शन के लिए ले रहे थे, अब हम कंप्लीट लाइन के लिए ले रहे हैं। जब हम पूरी लाइन के लिए लेंगे तो हम इस पोर्शन डी जेड को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेट करने का मतलब हम पूरी कंप्लीट लाइन का असर देख रहे हैं। पहले हम सिर्फ डी जेड का इफ़ेक्ट देख रहे थे, अब हम पूरी लाइन का असर देख रहे हैं, इसलिए हम डी जेड वाली लाइन को पूरे के पूरे पार्ट को इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी उसका पूरा समेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो जब हम फिगर में देखें तो हमें पता है tan थीटा किसके इक्वल है, साइन कंपोनेंट ओवर कॉस कंपोनेंट। तो साइन कंपोनेंट है z और कॉस कंपोनेंट है y, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z ओवर y इज इक्वल टू tan थीटा। और अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो z स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर tan थीटा। हम ये चाह रहे हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लें, ठीक है, साथ इंटीग्रेट भी करना है। अब z की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, z इज इक्वल टू y tan थीटा, राइट। तो z स्क्वायर है तो हम z स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे y स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा। इंटीग्रेट पहले कर लेते हैं, इंटीग्रेट हमने किया तो हमारे पास आएगा, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, डी जेड की वैल्यू पुट करनी है ना पहले, तो डी जेड की वैल्यू हम क्या किसके इक्वल लेंगे, डेरिवेटिव लिया डी जेड इज इक्वल टू वाई टेन थीटा, इसका डेरिवेटिव ले लिया डी जेड इज इक्वल टू वाई सेकेंड स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। ये जेड की वैल्यू आ गई, ये डी जेड की वैल्यू हमारे पास आई है। इस डी जेड की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करने लगे हैं, ठीक है। इस यहाँ पे ये डी जेड की वैल्यू है, इसमें हम ये जो वैल्यू कैलकुलेट किए हैं हम वो पुट कर देंगे, राइट। अब रह गया मामला हमारा, डेरिवेटिव हमने ले लिया है, अब हमारा मामला रह गया लिमिट्स का।
हमारी लाइन जो जा रही थी वो थी 0 से, तो उसके मुताबिक tan क्या हुआ 0, और थीटा क्या हुआ वो भी 0। दूसरी उसकी एंड कहाँ तक था 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। जब z पॉजिटिव इन्फिनिटी पे होगा tan थीटा क्या होगा वो भी इन्फिनिटी पे, और हमारे पास थीटा मैक्सिमम कितना है π/2, ठीक है, 0 से π/2 तक। ये वैल्यू अब हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, आपको पता चल गया होगा कि 4 के साथ हमने 2 कैंसिल कर दिया था इस पोर्शन में। 4 के साथ जो 2 बाहर था, ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल हो गया, ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास रह गया है 1/λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। बाकी जो था हमने इंटीग्रेट करना है। अभी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, डी जेड की वैल्यू पुट कर दी है, और यहाँ पे वाई लिखा हुआ था, वाई के साथ हमने डी जेड की भी जेड स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है। ऊपर वाले हिस्से में डी जेड की वैल्यू पुट की है, नीचे वाले हिस्से में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है, राइट। अब अगर आपको याद हो 9th क्लास में आप लोगों ने 10th क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ा था, यहाँ से हमने वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया, 1 + tan स्क्वायर थीटा आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा था 1 + tan स्क्वायर = 2 सेकंड स्क्वायर थीटा होता है। तो सेकंड स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास सिर्फ कॉस थीटा रह जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E = λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट y इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 कॉस थीटा, फिर उसके बाद सेकंड के साथ कैंसिल हो चुका है, हमें सिर्फ कॉस थीटा तक ही वैल्यू मिली है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट y, ये सारी कांस्टेंट टर्म है, इनको हमने बाहर निकाला हुआ है। 0 to π तक हमने कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है। कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा। 0 से π/2 तक हमने इसकी लिमिट लगा देनी है। λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट y साइन π/2 माइनस साइन 0 इज इक्वल टू, अब साइन π/2 = 1 होता है और साइन 0 = 0 होगा, इसलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट y, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में ही हमारे पास इसको वेक्टर साइन के साथ लिख सकते हैं, y कैप के साथ। ये y हाइट हमने लगा दिया। अगर हमारे पास यही लाइन अलोंग वाई एक्सिस के बजाय अलोंग एक्स एक्सिस होती तो जस्ट वाई की जगह आप एक्स लिख दो, ठीक है। और अगर एक्स वाई प्लेन में होती तो फिर हमारे पास एक्स वाला पोर्शन भी आएगा और वाई वाला पोर्शन भी आएगा। फिर हम लिखेंगे r = x² + y² √, राइट। थोड़ा लेंथी टॉपिक है लेकिन है सारा मैथमेटिकल। 1-2 दफ़ा की प्रैक्टिस से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक सिंपल एक मैथ का क्वेश्चन है, आपने वैल्यू ऑफ ए निकालनी है। वैल्यू ऑफ ए निकालने के लिए हमने जनरल फार्मूला हमारे पास जो है हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। यानी अगर आप इस पूरे टॉपिक को समराइज़ करना चाहो तो हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम करनी थी एक लाइन की चार्ज की वजह से, ठीक है। उसमें जनरल फार्मूला हमारे पास था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। हमने Q की वैल्यू गिवन नहीं थी, वो मालूम की, वो पुट कर दी। R की वैल्यू मालूम नहीं थी, हमने मालूम की, यानी उसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के मालूम की और वैल्यू पुट कर दी। फिर उसके बाद हमने उसको एज अ लाइक अ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, राइट। होपफुली आपको समझ आ गई होगी।